वेलकम टू माय लिसनर्स। तो आज की ये स्टोरी मुझे बांग्लादेश से करण ने भेजी है। करण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर की। करण कहते हैं कि मैं बांग्लादेश से बिलोंग करता हूँ। ये बात 2005 की है, जब हमारे चिट्टा गांव में मैं रहता था और उस एरिए में अचानक बच्चे गायब होना शुरू हो गए थे। ये खबर उस टाइम की न्यूज़पेपर में भी आई थी। दिन ब दिन बच्चों के गायब होने के केसेस बढ़ते ही जा रहे थे और उनके एरिए में खौफो हरास बढ़ता जा रहा था। करण की उम्र उस टाइम पर 20 साल की होगी और वो अपने माँ बाप के अकलौते बेटे थे, तो इस वजह से करण के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को लेके कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टेड थे। वैसे तो करण रात को देर तक घर से बाहर नहीं रहता था, मगर एक दिन जब करण अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए उसको जाना पड़ा, तो जब वो वापस आ रहा था तो वापस आते आते उसे देर होगी। जब करण वापस आ रहा था अपने घर पर, तो जब वो हाईवे रोड से साइकिल पर जा रहा था तो उसको कुछ अजीब लग रहा था। करण कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक तो नहीं हूँ, मगर कुछ अजीब लग रहा था और अचानक से बच्चे के रोने की भी आवाज़ सुनाई दी। उस टाइम पर करीब 2 बज रहे होंगे। करण ने, वैसे तो वो बोलते हैं कि मैं ज़्यादा किसी झमेले में पड़ता नहीं हूँ, मगर जब बात बच्चों की आई कि बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो उनको लगा कि नहीं, मुझे देखना चाहिए, शायद किसी बच्चे को मेरी ज़रूरत हो। जिस डायरेक्शन से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, करण उस डायरेक्शन को फॉलो किया। उसने देखा कि हाईवे रोड से थोड़ा करीब हटकर एक अबेंडेंड जगह है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर और कुछ झाड़ियाँ थीं। उधर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। करण कह रहे हैं कि झाड़ियों में मैंने छुपकर थोड़ा सा झांका, तो मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जो मैंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। एक बाबा आग जलाकर बैठा हुआ था और कुछ जंतर मंतर पढ़ रहा था, और एक बच्चा जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो बच्चा रो रहा था। चूँकि आधी रात की ये बात है और मौसम भी थोड़ा सा सर्द था, तो सारी आवाज़ मुझे झाड़ियों के पीछे से पता चल रही थी। मेरे में और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था, बहुत डिस्टेंस था जहाँ पे बच्चा बैठा था, फिर भी सब चीज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन तो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं थे, टेलीफोन बूथ थे। मगर करण ने ये सोचा कि अगर मैं अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करूँगा तो मेरे माँ बाप मुझे कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि मैं किसी बच्चे की हेल्प करूं, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को किसी भी मुश्किल में डालना नहीं चाहते। तो करण ने बिना इन्फॉर्म किए अपने माँ बाप को उस बच्चे की हेल्प करने की सोची। इतने में करण ने देखा कि एक और भी बंदा है जो उस बाबा के पास आया है, और वो उस बाबा को बोल रहा है कि अब आप मुझे ये बता दें कि और कितनी बलियां बाकी रह गई हैं, ताकि मैं घर देख लूं कि जहां पर 10 साल की उम्र से कम बच्चे हों, कम उम्र के बच्चे हों, ताकि मैं इंतज़ाम कर लूं। जब मैंने ये सुना तो मैं परेशान हो गया। फिर मुझे समझ में आ रहा था कि ये असल मैटर क्या है। ये तो बलि का चक्कर है। ये क्या हो गया है आजकल के नस्लों को? ये क्या हो गया है? किस चीज़ में पड़ गए हैं ये लोग? बहरहाल मैंने ये भी सोचा कि मैं अकेला हूँ और एक और भी बंदा आ गया है। मैं नहीं जानता कि अंदर और कितने बंदे होंगे। जब ये सब मैं सोच ही रहा था तो मैंने अचानक से ये भी बात सुनी कि उसकी जो बलि देनी है बच्चे की, वो 3:15 में ठीक देनी है, और अभी करीब 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि घर के पास जाऊं और मोहल्ले वालों को जमा करके यहाँ लेकर आऊं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। अगर मैं नहीं बच्चे को बचा पाया और मैं भी किसी मुश्किल में पड़ गया तो फिर ये तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे समझदारी से काम करना पड़ेगा और मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके यहाँ पर लाना पड़ेगा। मोहल्ले वाले तो वैसे ही परेशान थे। एक अजीब मसले में
मोहल्ले वाले पड़े हुए थे, ना बच्चों को बाहर छोड़ रहे थे, ना बच्चों को शाम से पहले पहले बच्चों को घर के अंदर बुला रहे थे। मोहल्ले वाले तो वैसे ही परेशान थे। कुछ मोहल्ले वालों ने तो बिलीव नहीं किया, मगर ज़्यादातर मोहल्ले वाले जिनका मैंने दरवाज़ा बजाया वो बाहर निकले, और जब उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई तो सारे मोहल्ले वाले मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। जिसके हाथ में जो वेपन मिला उसने वही पकड़ लिया। किसी ने पत्थर उठा लिए, किसी ने चाकू अपने घर से निकाल लिया, किसी ने डंडे उठा लिए, और सब बंदे मेरे साथ चले। सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप को ये बात पता नहीं थी कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, पर मैंने सोचा था कि जब भी मैं ये हेल्प कर दूंगा उसके बाद फ़ौरन जाकर अपने पेरेंट्स को ये बात बताऊंगा। बहरहाल हम वहाँ पर पहुँचे उसी एरिया में, लेकिन वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। सब लोगों ने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि करण, ये तुमने क्या किया, तुमने हमारा टाइम भी वेस्ट किया, हमारी नींद भी ख़राब की और हमें यहाँ पर लेकर आई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर मैं हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो ये यहीं पर ही थे, अभी तो आधा पौना घंटा ही हुआ होगा, इतनी जल्दी ये लोग कहाँ चले गए। फिर मैंने दूर से देखा तो एक कैंप था। सब ने बोला कि ये कैंप ज़रूर है, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, हम डायरेक्टली नहीं जा सकते। सब ने बोला कि छोड़ो, रहने दो, शायद इसको धोखा हुआ होगा, इसको कोई वहम हुआ होगा। पर करण ने बोला कि एक बार मेरे ऊपर बिलीव कर लें, मैं इतनी बड़ी बात गलत नहीं बोलूँगा, एक बार मेरे साथ इस कैंप के पास चलें। पैदल चलते चलते 1.5 से 2 मिनट वो पैदल चले और कैंप के करीब करीब पहुँचे। सबको अजीब गरीब आवाज़ें आ रही थी, मगर बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अजीब अजीब सी आवाज़ें, जंतर मंतर की और अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। हम सब 15 से 16 लोग थे। सब ने बोला कि वाकई करण तो सही बोल रहा है, अजीब तो कुछ लग रहा है, कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, विस्परिंग सी आवाज़ें आ रही हैं, जाकर एक बार देखते हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बाबा के पास तलवार थी। बाबा एकदम से तलवार लेके खड़ा हो गया हमारे सामने। जब हम सामने से जा रहे थे तो उसने दूर से देख लिया होगा हमें, तो वो एकदम चौकन्ना हो गया और उसने तलवार उठा ली। मगर वो 2 जने थे और हम लोग 15 से 16 लोग थे, और एक बंदे ने तो टेलीफोन बूथ से जाकर पुलिस वालों को भी बुला लिया था। हम लोगों ने उस 2 बंदों को काबू में कर लिया, बच्चे की जान बचाई। बच्चा उस टाइम पर बेहोश था, शायद डर के मारे बेहोश हो गया होगा। सिर्फ मेरे ही माँ बाप को कुछ नहीं पता था तब तक। बहरहाल बच्चे को बचा लिया गया, पुलिस आ गई और फिर बाबा ने पुलिस वालों को बताया कि उसने 18 बच्चों की बलि दे दी थी अपने देवता को खुश करने के लिए, और उसने टोटल 20 बलि देनी थी। ये 19वां बच्चा था जिसको बचा लिया गया था। वैसे करण कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि करण की वजह से 18 बच्चों के कातिल को सज़ा मिलने जा रही थी और 19वें बच्चे को बचा लिया गया था। जो 18 बच्चे इस दुनिया से चले गए, उनके माँ बाप की हालत तो हम उनकी हालत का अंदाज़ा तो कर ही नहीं सकते हैं, मगर कम से कम इस बात की खुशी थी कि उनके बच्चों को इंसाफ मिला और 19वें बच्चे को बचा लिया गया। करण कहते हैं कि मेरी पिक्चर भी छपी थी अखबार में कुछ दिन के बाद। जब ये सबके सामने ये सब मैटर आया तो 2 दिन के बाद पेपर में उनकी तस्वीर भी आई थी। करण कहते हैं कि ये केस बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। करण कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो मैंने अपने पेरेंट्स को सारी सच्चाई बताई। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हमें बहुत प्राउड है कि तुम हमारे बेटे हो। उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि अगर तो तुम हमें पहले से बता देते तो शायद
हम तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने की परमिशन कभी ना देते, मगर हमें तुम पर प्राउड है। करण कहते हैं कि मैं पूरी डिटेल तो नहीं बता सकता, मगर मेरी पिक्चर भी आई थी अखबार में, और उस एरिया में ये केस बहुत फेमस हो गया था। सब बहुत प्यार कर रहे थे मुझे। तो करण, ये आपकी कहानी थी जो मैंने अपनी जुबानी सुना दी। हम जानते हैं कि किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप हमें खुल के ये नहीं बता रहे, क्योंकि ये केस था जो बहुत फेमस हुआ था, पर आपने हमारे साथ शेयर की अपनी ये स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। वैसे क्या क्या होता है ना ज़िंदगी में, दुनिया हमारी सोच से ज़्यादा पुरस्कार है।